और जी स्वागत है मेरे इस चैनल में जिसमें हम देखेंगे सिर्फ इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड सभी टॉपिक्स, न्यूज़, पीवाईक्यू, क्वेश्चन आंसर, टेस्ट एंड मैनी मोर। और आज का हमारा टॉपिक है संविधान की मूल संरचना। कौन सा टॉपिक है? संविधान की मूल संरचना। इसमें इसे इंग्लिश में बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है इसके बारे में आप देखेंगे, ठीक है। और ये चैनल जिसको आप देख रहे हो इसका नाम है IAS PCS इंडियन पॉलिटी। ये पूरा ही पॉलिटी से रिलेटेड है और किसी से रिलेटेड नहीं है। और दूसरी वीडियोस देखनी है आपको हिस्ट्री वगैरह के लिए तो वो दूसरे चैनल पर है। आइए शुरू करते हैं। आज हमारा इसमें क्या है, जल्दी जल्दी से 20 मिनट में ख़त्म करते हैं ताकि एक टॉपिक आपको पूरा हो जाए। मूल संरचना का प्रादुर्भाव। मूल संरचना का प्रादुर्भाव। संविधान के अनुच्छेद 368 जो कि अभी हमने देखा के अंतर्गत संसद जो होती है वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है या नहीं, यह विषय संविधान लागू होने के एक वर्ष पश्चात ही सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचारार्थ आया। तो इसमें बताया जा रहा है कि जो ये वाली शक्ति थी जो हमने पहले देखी थी, किसमें संशोधन कर सकती है किसमें नहीं कर सकती, और इसके अंतर्गत जो मौलिक अधिकार थे इसमें संशोधन कर सकती है या नहीं, यही सबसे बड़ा मुद्दा था। और यही चीज़ आगे सर्वोच्च न्यायालय के सामने अगले ही साल सामने आ गई थी। अब इसमें जो मामला था शंकरी प्रसाद मामला जो 1951 में था, में पहले संशोधन अधिनियम, इसमें क्या था कि शंकरी प्रसाद मामले 1951 में पहले संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई। यानी कौन सा वो मामला था जो सर्वोच्च न्यायालय में आया था? जो सर्वोच्च न्यायालय में आया था विचारार्थ, तो उसमें एक केस का नाम दिया गया था, वो था शंकरी प्रसाद मामला। इसे ध्यान रख लेना, शंकरी प्रसाद, ये ऐसे ध्यान रख लेना। सबसे पहले शंकर भगवान आ गए, ठीक है, सबसे पहले शंकर भगवान आ गए, उन्होंने रोक लगा दी। तो फिर यही था, पहले संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई, जिसमें संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। और किसके अधिकार में कटौती की गई थी? संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी। तो ये पहले बार ही है, पहले बार जो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1991, और जो पहला ही था शंकरी प्रसाद मामला, ये भी पहला ही था। और इसी में किसका आया था? संपत्ति के अधिकार में कटौती की गई थी, इस वजह से इसे चुनौती दी गई थी। अब सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि संसद में अनुच्छेद 368 में संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। यानी ध्यान से सुनना, अभी कंफ्यूजन हो जाओगे, पहले बोल रहे हैं फिर बोल रहे नहीं है, फिर बोल रहे हैं ये भी है फिर वो भी है, फिर कहते हैं आप इसमें कर सकते हो उसमें नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनना। पहली बार क्या बोल रहा है कि बोल रहे हैं सर्वोच्च संसद क्या कर सकती है? संशोधन की शक्ति के अंतर्गत ही मौलिक अधिकारों में संशोधन की शक्ति अंतर्निहित है। यानी वो सिंपल सी बात है, वो मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो सबसे पहले बात क्या बोल दिया शंकरी प्रसाद मामले में कि भाई संसद जो है वो संशोधन कर सकती है, ठीक है, कर सकती है। अब आर्टिकल 13 में विधि शब्द के अंतर्गत मात्र सामान्य विधियां ही आती हैं, संवैधानिक संशोधन अधिनियम नहीं, ठीक है। तो कौन सी विधियां आती हैं? सामान्य विधियां आती हैं, यानी कानून आते हैं, संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आते। इसलिए संसद संविधान संशोधन अधिनियम पारित कराकर भौतिक मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकती है अथवा किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है, समझे। तो यार जो भी आपको करना है वो तो वो क्या लेकर के आओगे कि संविधान संशोधन अधिनियम पार करके लेकर के आओगे। तो संविधान संशोधन अधिनियम जब पारित कराओगे तभी आप मौलिक अधिकारों को संक्षिप्त कर सकते हो और क्या कर सकते हो? वापस ले सकते हो। लेकिन गोलकनाथ मामले जो अब 1967 में आया, पहले कौन सा था? वो पहले सबसे कौन से आए थे? शंकर भगवान, शंकरी, फिर आए थे गोलकनाथ, समझे। अब ये गोलकनाथ से समझ लो विष्णु भगवान आ गए, गोलकनाथ, ठीक है। तो गोलकनाथ, नाथ से समझ लेना नाथ मुनि कहते क्या हैं वो। तो गोल पहले आते शंकरी, फिर आए थे गोलकनाथ। गोलकनाथ मामले 1967 में सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी पहली वाली स्थिति बदल दी। अब क्यों बदल दी? क्योंकि देखो सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो जो भी पहले निर्णय दिए गए हैं उन्हें वो बदल सकता है। तो यहाँ पर उसने अपनी स्थिति बदल दी। अब क्या बोला उन्हें? इस मामले में 17वें संशोधन अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। अब इसमें कौन सी किस को चुनौती दी गई थी? 17वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम। यानी ये अब आपको देखना कि सबसे पहले कौन से आए थे? शंकर आए थे। शंकर कब आए थे? पहले संविधान संशोधन में आए थे, ठीक है। और वो कौन सा संविधान संशोधन था? संपत्ति के अधिकार में था। उसने बोला था ये कर सकती है, ठीक है, सब कुछ सही सही चल रहा था, कर सकती है। दूसरा बार जब आया फिर गोलकनाथ, विष्णु भगवान आए, गोलकनाथ नाथ करके नाथ मुनि आए। अब उन्होंने बोला कि भाई आप सर्वोच्च न्यायालय ने बोला कि भाई आप संवैधानिक वैधता को चुनौती दी और बोला कि भाई आप नहीं कर सकते, ठीक है। और इसमें कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम था? 17वां। तो ध्यान रख लेना 17वां था। अब जिसमें 9वीं अनुसूची
9वीं अनुसूची में राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। तो 17वें संविधान संशोधन में क्या किया था, जो 9वीं अनुसूची थी, ये ध्यान रख लेना, 9वीं अनुसूची, जब हम अनुसूचियाँ पढ़ेंगे तो उसमें देखा जाएगा, ऐसे हमेशा प्रश्न बनता है, हर साल बनता है, ठीक है। उसमें क्या किया था, राज्य द्वारा की जाने वाली कुछ कार्यवाहियों को जोड़ दिया गया था। सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि मौलिक अधिकारों को लोकोत्तर तथा अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है, ट्रांसेंडेंटल और इम्यूटेबल है, यानी इसे ना बदला नहीं जा सकता। इनको कैसा अधिकार प्राप्त है, इन टर्म्स पे ध्यान दे लेना, ये टर्म्स ही पूछते हैं, लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय। तो इन्होंने बोला कि भाई सर्व जो मौलिक अधिकार हैं उनको ये वाला अधिकार स्थान प्राप्त है, इसलिए संसद मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है, ना ही किसी भौतिक मौलिक अधिकार को वापस ले सकती है। समझे, उलट दिया। तो जो भी उन्होंने बोला था केशवनाथ मामले में, उन्होंने यहाँ पर इस केशवनाथ वाले में जो बोला था, सॉरी केशवनाथ बोल रहा हूँ मैं, शंकरी वाले में, शंकरी प्रसाद मामले में बोला था उसको गोलकनाथ, गोलकनाथ तो ये है, उनको मैंने नाम ही चेंज कर दिया, बताओ क्या टीचर बनूंगा मैं। तो लोकोत्तर और अपरिवर्तनीय स्थान प्राप्त है इन्होंने बोला, और वो मौलिक अधिकारों में ना तो कटौती कर सकती है और ना ही किसी मौलिक अधिकार को वापस ले सकते। अब यहाँ पे बिल्कुल ही बोल दिया भाई, ना भी आप कटौती कर सकते, ना ही आप वापस ले सकते हो। संवैधानिक संशोधन अधिनियम की अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून है। जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम है ना, वो भी क्या है, एक कानून है, और इसलिए किसी भी मौलिक अधिकार को उल्लंघन करने में सक्षम नहीं है। तो इन्होंने पहले बोला था कि वो उसके अंतर्गत है, लेकिन बाद में बोल दिया कि भाई ये अलग है, ये भी एक तरीके से कानून है अनुच्छेद 13 के तहत। अब गोलकनाथ मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था की प्रतिक्रिया में संसद ने 24वां संशोधन अधिनियम 1971 अधिनियमित किया। यानी अब सुप्रीम कोर्ट ने तो ये मामले में निर्णय दे दिया कि भाई नहीं कर सकते, तो सरकार भी थोड़ा ना चुप बैठ सकती थी। उसने क्या करा, संविधान संशोधन अधिनियम निकाला। पहला कौन सा था, 17वां, ठीक है, 17वां संविधान संशोधन अधिनियम था। अब फिर कौन सा निकाला गया, 24वां। तो आपसे पूछा जा सकता है कि 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 था, जो किसकी प्रतिक्रिया स्वरूप आया था, तो ये आया था गोलकनाथ मामले की प्रतिक्रिया स्वरूप। अब इस अधिनियम में क्या बोला गया, इस अधिनियम ने अनुच्छेद 13 तथा 368 में संशोधन कर दिया। लो भाई, इन्होंने अनुच्छेद ही बदल डाले। सरकार ने कहा अच्छा तुम ज़्यादा बनोगे, अनुच्छेद की पढ़ाई बताओगे, हम अनुच्छेद ही बदल देते हैं, समझे। तो इन्होंने अनुच्छेद ही बदल दिया, उसी में संशोधन कर दिया और घोषित किया कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद को मौलिक अधिकार को सीमित करने अथवा किसी अधिकार को वापस लेने की शक्ति है, और ऐसा अधिनियम अनुच्छेद 13 के आशयों के अंतर्गत एक कानून नहीं माना जाएगा। हालांकि केशवानंद भारती मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ मामले में अपने निर्णय को प्रत्यादिष्ट यानी ओवररूल्ड कर दिया, यानी बदल दिया अपने मामले को। तो केशवानंद जो भारती मामला था, उस मामले में जो गोलकनाथ मामले में जो निर्णय दिया गया था उसे बदल दिया, और इसने 24वें संविधान संशोधन अधिनियम वैधता को बहाल रखा। यानी ये जो सरकार ने किया है वो सही किया है, वो वैध है, अवैध कानून नहीं है। और व्यवस्था दी कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। क्या व्यवस्था दी, जो संसद है वो क्या कर सकती है, मौलिक अधिकारों को सीमित कर सकती है। यहाँ पर ये ध्यान रखना, कौन से में कहा है, केशवानंद भारती बाद में, ठीक है, केशवानंद भारती बाद में बोल दिया, यानी तीसरे वाले में बोल दिया कि संसद कर सकती है भाई मौलिक अधिकारों में संशोधन, यानी सीमित कर सकती है उसे, अथवा किसी अधिकार को वापस भी ले सकती है। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने एक नया सिद्धांत, यहीं से एक नया सिद्धांत आया, तो ध्यान रखना, ये तीसरा केस था केशवानंद भारती का, केशव का, ठीक है। तो केशव शंकर हो गया, शंकर के बाद गोलकनाथ हो गया, और गोलकनाथ के बाद केशवानंद हो गया। तो जो केशवानंद था, तो केशवानंद में बोला गया था नया सिद्धांत, तो इसी नए सिद्धांत को क्या बोला गया, संविधान की मूल संरचना, बेसिक स्ट्रक्चर बोला गया, संविधान की मूल संरचना। तो तीसरे उसमें आया था, रट लेना इन्हें, पहला था आपका कौन से भगवान आए थे, शंकर भगवान, ठीक है, उसके बाद नाथ भगवान गोलकनाथ, फिर तीसरे बाद आए थे हमारे केशवानंद भारती, केशव। केशव भी कौन थे, वही विष्णु भगवान। तो भगवान के हिसाब से याद रखोगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। मैं बस याद करने की बात कर रहा हूँ और किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा। और फिर आगे देखते हैं। तो इसने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संसद के संवैधानिक अधिकार उससे संविधान की मूल संरचना को ही बदलने की शक्ति नहीं देते। तो कहते हैं भाई आप अधिक वो सब कुछ कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप है ना 368 के अनुसार इसको एक घर है, जैसे कि आपकी कोई घर है जो आपके दादा परदादा ने बनाया, 100 साल का घर है वो पुराना, अब उसमें ना कुछ मरम्मत करवानी है। तो मरम्मत करवाने के लिए क्या करोगे आप,
जो टूट फूट हो रही है उसी में पॉलिश वगैरह करवा दो, पेंट वेंट करवा दो, यही तो करवाओगे। या फिर उस घर को पूरा तोड़ करके दोबारा से बनवाओगे बिल्डिंग वगैरह, तो ये गल नहीं हो पाएगा। तो मौलिक से जो मूल संरचना कहती है कि भाई जो इसकी घर जैसा बना हुआ है ये वैसा ही रहना चाहिए, इसमें आप टूट फूट कुछ भी हो रही हो उसे ठीक कर सकते हो, बदलाव ला सकते हो, नए गेट लगवा सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि तुम आप वो पूरा घर ही दोबारा से बना दो, ठीक है, तोड़ फोड़ के। तो यही बात ये बोलते हैं कि इसकी जो मूल संरचना है उसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते, और ये जो मूल संरचना का जो परिवर्तन होगा वो 368 के तहत नहीं हो पाएगा, उसके बदलने की शक्ति नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ है कि संसद मौलिक अधिकारों को सीमित नहीं कर सकती अथवा वैसे मौलिक अधिकारों को वापस नहीं ले सकती जो संविधान की मूल संरचना से जुड़े हैं। मुझे लगता है आपको यहाँ पे सब समझ में आ गया होगा कि मूल संरचना क्या है। मैंने अच्छे से एग्जाम्पल से बताया, एक घर है, पूरा बड़ा सा घर है, और वो मूल संरचना है जो घर बना हुआ है। अगर आप उसको तोड़ के फिर से बनाते हो तो वो बेकार रहेगा, तो वो नहीं कर सकते आप। उस घर में मरम्मत करवा सकते हो आप, ठीक है। तो जो जो मूल संरचना होती है उसे आप नहीं तोड़ सकते। जैसे चार दीवारें आप नहीं तोड़ सकते हो घर का, और जो ढांचा है वो नहीं तोड़ सकते, और घर की बाउंड्री नहीं तोड़ सकते, उसकी दोबारा से रिनोवेशन करवा सकते हो बस, लेकिन पूरा नहीं चेंज करवा सकते। तो यही चीज़ है। समय के साथ जैसे लकड़ी की जो गेट हैं वो ख़राब हो गए हैं तो वो बदल सकते हो। तो इसी तरीके से संविधान में ना ऐसी चीज़ें आप समय के साथ बदलाव कर सकते हो, लेकिन जैसा हमारा संविधान है, जैसे प्रेमबल में है, उसे आप चेंज नहीं कर सकते। समझे? यही है। अच्छी चीज़ें आप ऐड कर सकते हो समय के साथ, लेकिन जो अच्छी चीज़ पहले से ही हैं उन्हें आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, तो यही होता है मूल संरचना। बच्चे कन्फ्यूज़ होते हैं बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो बेसिक स्ट्रक्चर नॉर्मली ये जैसे कि आपकी आईएएस की परीक्षा में, पीसीएस की में, या कोई भी आप परीक्षा पढ़ रहे हो, उसका बेसिक जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, एनसीईआरटी किताब है, बेसिक बेसिक है वो। तो ये भी एक बेसिक है कि संविधान में हमारे बेसिक चीज़ें हैं कि मौलिक अधिकार जिसे आप नहीं बदल सकते। समझे? तो ये भी यही बोला कि अब ये मौलिक अधिकारों को तो सीमित कर सकते हैं, लेकिन बेसिक परिवर्तन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते। चलिए आगे देखते हैं। संविधान के मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इंदिरा नेहरू गांधी मामले 1975 में पुनः पुष्टि की गई। अब ये फिर से है ना, इंदिरा गांधी नेहरू मामले में इसकी पुनः पुष्टि की गई मूलभूत ढांचे के सिद्धांत की। अब इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने 39वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, एक प्रावधान को रद्द किया है, पूरा कानून रद्द नहीं करा है, सिर्फ एक प्रावधान। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की ये नैतिक जिम्मेदारी होती है, उसका एक काम भी होता है कि संविधान के अनुरूप कोई भी कानून जो बन रहा है उसको देखे। अगर उसके अनुरूप कोई कानून पूरा का पूरा उल्लंघन कर रहा है संविधान का, तो पूरा जितना भी कानून है सबके प्रावधान रद्द हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई पूरे प्रावधान में कोई एक प्रावधान ऐसा है, पूरे कानून में एक प्रावधान ऐसा है जो संविधान का उल्लंघन कर रहा है, तो सिर्फ वो एक प्रावधान को ही हटाएंगे, ना कि पूरे कानून को। तो इसमें भी यही बोला गया। तो 39वें संशोधन अधिनियम 1975 के एक प्रावधान को रद्द कर दिया, जिसमें प्रधानमंत्री एवं लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित चुनावी विवादों को सभी न्यायालयों के क्षेत्राधिकार से बाहर कर दिया था। और ये बहुत बेकार स्थिति हो जाती है कि आप दूसरे की शक्तियों को सीमित नहीं कर सकते ना, वो तो अलग है और तुम अलग हो, तुम सीमित नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को। तो यही था कि इस वाले को रद्द कर दिया। न्यायालय ने कहा कि यह प्रावधान संसद की संशोधनकारी शक्ति के बाहर है, क्योंकि यह संविधान के मूलभूत ढांचे पर चोट करता है। समझे? और यही आपको लिखना है एग्जाम में, अगर मूलभूत ढांचे से कोई भी प्रश्न आता है तो ये आपको लिखना है, केशवानंद भारती मामला और इंदिरा गांधी इंदिरा नेहरू गांधी मामला। अब आगे देखते हैं। पुनः न्यायपालिका द्वारा नव आविष्कृत इस मूल संरचना के सिद्धांत की प्रतिक्रिया में संसद ने 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित कर दिया। फिर से संसद ने ऐसा किया कि भाई तुम हमारे पे अलग रास्ता बंद करोगे तो हम दूसरा रास्ता खोल लेंगे। तो इन्होंने ये 42वां संविधान संशोधन पारित कर दिया। इस अधिनियम ने अनुच्छेद 368 को संशोधित कर दिया और यह घोषित किया कि संसद की विधायी शक्तियों की कोई सीमा नहीं है और किसी भी संविधान संशोधन को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बताओ, इसने ये अभी बोला है कि भाई ऐसा नहीं कर सकते, इन्होंने फिर से ये बोल दिया कि न्यायालय में फिर से इन्होंने डाल दिया कि भाई किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या न्यायालय चुप बैठेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो याद रखना, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम में से है ना 368 में भी संशोधन किया था उन्होंने। और वो आगे बोलता है कि न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती किसी भी आधार पर, चाहे वो मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का ही क्यों ना हो। अब हालांकि सर्वोच्च न्यायालय ने मिनर्वा मिल्स मामले में इस प्रावधान को अमान्य कर दिया। करना ही था, आप खुद सोचो, अगर आप समझ बना रहे होगे तो वो कैसे उसको बोल देगा कि भाई ये प्रावधान आपका सही है। वो तो अमान्य ही करेगा ना सर्वोच्च न्यायालय। उन्होंने अभी बोला भाई आप ऐसा नहीं कर सकते,
आप सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम नहीं कर सकते ना, कैसे भी कर लो उसकी शक्तियों को कम नहीं कर सकते। और जो जो कानून सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करने के लिए आएगा यह उसको अमान्य कर दिया जाएगा। फिर आ गया अमान्य कर दिया क्योंकि इससे न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। तो बता दिए क्योंकि इसमें न्यायिक समीक्षा के लिए कोई स्थान नहीं था। अब यहाँ ध्यान रखना न्यायिक समीक्षा शब्द आया था, अब कोई स्थान नहीं था जो कि संविधान की मूल विशेषता है। तो न्यायिक समीक्षा जो है, न्यायिक न्यायिक समीक्षा ये एक मूल विशेषता है। अनुच्छेद 368 से संबंधित यह मूल संरचना के सिद्धांत को इस मामले पर लागू करते हुए न्यायालय ने व्यवस्था दी। क्या व्यवस्था दी थी? चूंकि संविधान ने संसद को सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, ठीक है, संविधान ने कैसी शक्ति दी है? सीमित संशोधनकारी शक्ति दी है, इसलिए उस शक्ति का उपयोग करते हुए संसद इसे चरम अथवा निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकती। भाई संसद को जो शक्ति मिली है वो सिर्फ सीमित है, आप उसे चरम या निरंकुश सीमा तक नहीं बढ़ा सकते। अब वास्तव में सीमित संसद को संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है। और जो संसद की जो इन्होंने ये भी बता दिया मूल विशेषताओं में क्या क्या आता है कि संसद की संशोधनकारी शक्ति जो सीमित शक्ति है वो भी एक मूलभूत ढांचा है जिसे आप बढ़ा नहीं सकते। समझे? मुझे लग रहा है शायद आप समझ पा रहे हो कि जो संसद की जो सीमित शक्ति है ना वो भी एक मूल ढांचा है और जिसे आप बढ़ा नहीं सकते। जैसे कि आपका घर है, अगर 100 गज का है तो 100 गज से आप 150 गज नहीं कर सकते, 100 का 100 ही रहेगा, क्योंकि अगर कैसे करोगे, बगल वाला भी तो कोई है। तो यही चीज़ है कि यहाँ पे सीमित है, आप उसे बढ़ा नहीं सकते। तो संशोधनकारी शक्ति संविधान की मूल विशेषताओं में से एक है, अतः इस शक्ति की सीमाबद्धता को नष्ट नहीं किया जा सकता। सीमाबद्धता, दूसरे शब्दों में संसद अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अपनी संशोधनकारी शक्ति को विस्तारित कर निरस्त करने का अधिकार हासिल नहीं कर सकती। यानी वो ये भी नहीं कर सकती कि भाई इसके अंतर्गत हमने संविधान संशोधन कर दिया और अब वो जो संसद है कुछ भी कर सकती है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता यहाँ पर। अथवा संविधान को रद्द अथवा इसकी मूल विशेषताओं को नष्ट नहीं कर सकते। अब सीमित शक्ति की आदाता यानी उपभोगकर्ता उस शक्ति का उपयोग करते हुए सीमित शक्ति को असीमित शक्ति में नहीं बदल सकता। ठीक है, आपके पास खुद ही सीमित है तो आप कैसे बन जाओगे? जब आपके पास शक्ति इतनी नहीं है तो आप उससे ज़्यादा काम कैसे कर सकते हो? नहीं कर सकते। अब पुनः वामन राव मामले, कौन सा मामला? वामन राव मामले 1981 में सर्वोच्च न्यायालय ने मूल संरचना के सिद्धांत को मानते हुए स्पष्ट किया कि 24 अप्रैल 1973 अथवा केशवानंद भारती मामले में फैसले के दिन के बाद अधिनियम संविधान संशोधन पर लागू होगा। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस मामले में ये बोला गया था कि जो लाया गया था केशवानंद भारती मामले के बाद जो संविधान किस मामले में बोला गया था कि जो संविधान संशोधनों पर लागू होगा। तो ये वामन राव मामले में बोला गया था कि इसके बाद वाले संविधान संशोधनों में ये लागू होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मूल संरचना के तत्व। क्या क्या तत्व हैं? तो वर्तमान स्थिति है कि संसद अनुच्छेद 368 के अधीन, अब वर्तमान स्थिति की बात हो रही है और यही स्थिति है के अधीन संविधान के किसी भी भाग मौलिक अधिकारों सहित में संशोधन कर सकती है, किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। ठीक है, सबसे पहली चीज याद रखना, वो संसद कर सकती है किसी भी में, लेकिन बशर्ते कि इससे संविधान की मूल संरचना प्रभावित ना हो। यानी इससे वो घर जो है वो गिरना नहीं चाहिए। आप घर की मरम्मत करवा सकते हो लेकिन घर को तोड़वा नहीं सकते, आप घर गिरना नहीं चाहिए। तथापि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह परिभाषित अथवा स्पष्ट किया जाना है कि मूल संरचना के घटक कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पर ये बोल रहा है कि उस न्यायालय द्वारा अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि मूल संरचना में क्या क्या शामिल होते हैं। वो तो जब जैसे जैसे केस चलता आता है, परिस्थितियाँ आती हैं इसके हिसाब से कि ये कानून जो है भारत की संरचना, भारत को नष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, तो इसके हिसाब से वो इसमें डालते हुए चले जाते हैं मूल संरचना में क्या है। जैसे कि अगर आप एक घर तो छोटा हो गया, आप इसमें मूल संरचना डाल सकते हो, ज़मीन डाल सकते हो और 4 दीवारें डाल सकते हो, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ डाल सकते हो। लेकिन इसमें गेट नहीं आएगा, आपको पता है, क्योंकि गेट तो भाई चेंज हो सकता है। तो ऐसे ये भी चीज़ है कि जैसे जैसे परिस्थितियाँ आती हैं, मामले आते हैं, तो ये बताता रहते हैं कि भाई इसमें क्या क्या आएगा। तो यही बात बोली गई है, स्पष्ट किया जाना है अभी कि इसके घटक कौन कौन से हैं। अब विभिन्न फैसलों के आधार पर निम्नलिखित की मूल संरचना अथवा इसके तत्वों के रूप में पहचान की जा सकती है। तो यहाँ पर अभी तक जितने भी आधार दिए गए हैं वो ये हैं। सबसे पहला है कि संविधान की सर्वोच्चता, इस जिसे आप नष्ट नहीं कर सकते। दूसरा, भारतीय राजनीति की सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्यतात्मक प्रकृति। जो गणतंत्रात्मक प्रकृति है जिसमें जो मुखिया होता है देश का उसे लोग वक्त चुनते हैं, वैसी वो प्रकृति। संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, जो धर्मनिरपेक्ष चरित्र है वो आप बदल नहीं सकते। फोर्थ है विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच शक्ति का विभाजन, ये नहीं बदल सकते। और हमेशा विधायिका क्या करती रहती है? न्यायपालिका की शक्ति को कम करने में लगी रहती है, तो ये आप नहीं कर सकते।
फिर आप संविधान का संघीय स्वरूप नहीं कर सकते, यानी ऐसा नहीं है कि आप पूरा एकात्मक राज्य बना लो। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता, अगर इसको कोई भी परेशानी होगी तो वो कानून अमान्य घोषित कर दिया जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। नेक्स्ट है कल्याणकारी राज्य, यानी अगर कल्याणकारी राज्य करना है इसको आप खत्म नहीं कर सकते। कल्याणकारी राज्य में सामाजिक आर्थिक न्याय देना चाहिए। अगर कुछ ऐसा प्रावधान है जो इस प्रावधान को उलट काम कर रहा है तो वो प्रावधान हटा दिया जाएगा। न्यायिक समीक्षा सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित है, यानी ये सर्वोच्च न्यायालय ने अपना रास्ता खुला रखा है कि भाई जो भी आएगा उसका हम न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत उसकी समीक्षा कर सकते हैं और उसमें बता सकते हैं कि भाई ये प्रावधान सही है या नहीं है। नेक्स्ट है व्यक्तिक स्वतंत्रता एवं गरिमा, ये भी उसी से संबंधित है, मौलिक अधिकारों से। संसदीय प्रणाली, कि आप इस संसदीय प्रणाली को हटा नहीं सकते, ऐसे नहीं कर सकते कि भाई कोई दूसरी और प्रणाली लेकर के आ जाओ, तो यही है, आप अध्यक्षात्मक प्रणाली नहीं ला सकते। तो प्रश्न पूछा जाता है कि कभी क्या अध्यक्षात्मक प्रणाली जिसमें जो हेड होता है वो सिर्फ प्रेसिडेंट होता है तो वो आ सकती है, तो वो नहीं आ सकती क्योंकि आप कर ही नहीं सकते। अगर लेकर के भी आएंगे तो सर्वोच्च न्यायालय उसे हटा देगा, समझे, तो ये नहीं हो सकता। नेक्स्ट है कानून का शासन, जिसे आप नहीं हटा सकते। फिर मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, इसको अगर ऐसा कोई कानून पास होता है तो वो भी अमान्य होगा। समत्व का सिद्धांत, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, फिर से वही आ गया स्वतंत्रता। संविधान संशोधन की संसद की सीमित शक्ति, आगे ना सीमित शक्ति जो हमने पढ़ा था अभी कि संसद की भाई सीमित शक्ति है, इसे आप बढ़ा नहीं सकते। न्याय तक प्रभावकारी पहुंच, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, ठीक है, मौलिक अधिकारों के जितने भी आधारभूत सिद्धांत है वो सारे अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त शक्तियाँ। अगर आप मेरी बात मानो तो ये वाले जो अनुच्छेद है ना इनको अच्छे से रट लेना, क्योंकि न्यूज़ में भी बहुत रहते हैं और ये बहुत कन्फ्यूज़न होते हैं इसमें कि ये क्या है। अनुच्छेद 142 तो और बार बार आता रहता है, बार बार आता रहता है, सर्वोच्च न्यायालय बहुत बार इसका यूज़ करता है, तो इसलिए ध्यान रखना, ये इन्हें रट लेना अच्छे से। फिर बाद में बोलो कि भाई हमें तो पता ही नहीं था। बच्चे पता है बाद में क्या बोलते हैं पेपर देने के बाद, अरे यार काश हमें पता होता कि ऐसा पेपर आएगा तो हम यही पढ़ लेते। और जब टीचर बताता है, कोई बताता है कि भाई ये कर लेना ये कर लेना, क्योंकि उसके पास 10 साल का एक्सपीरियंस होता है, तब वो किसी की नहीं सुनते। वो सोचते हैं अरे यार ये तो ऐसे ही बोल रहा है अपना वो करने के लिए, आता वाता कुछ है ही नहीं। लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि भाई उसको जो बता रहा है यहाँ पर ना, उसको 10 साल का एक्सपीरियंस है, उसने कितने पेपर दिए हैं, 2 बार मेंस निकाल रखा है, समझे, इसलिए बताया जा रहा है। वरना कोई फालतू में नहीं बताता कि ऐसी चीज़ें 142 वगैरह क्यों आएगा। तो इसे ध्यान रख लेना, 142 है। अब अनुच्छेद 226 और 227 के अंतर्गत उच्च न्यायालयों की शक्तियाँ, ये भी इनको और ये वाले अनुच्छेद और ये दोनों अनुच्छेद जो 20 और इसमें लिखे गए हैं 19 और 20 में, टॉप पॉइंट में ये सारे याद कर लेना, 32, 136, 141, 142, 226, 227। अब इसमें देखते हैं क्या लिखा है। संविधान के मूलभूत ढांचे का विकास, ये विकास है, इसमें शॉर्ट फॉर्म में बता दिया गया है कि मुकदमे का नाम जो है वो है, पहले था केशवानंद भारती मामला, इसमें बोला था मौलिक अधिकार मामले के नाम से विख्यात है, मौलिक अधिकार मामले नाम से विख्यात है। और मूलभूत ढांचे के तत्व, यहाँ पर मूलभूत ढांचे के तत्व बताए गए हैं कौन कौन से हैं। ये वही सारे हैं जो हमने पढ़ लिए हैं। संविधान की सर्वोच्चता, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के बीच शक्ति का बंटवारा, गणराज्य और लोकतांत्रिक स्वरूप वाली सरकार, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र, संविधान का संघीय चरित्र, भारत की संप्रभुता एवं एकता, व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का जनादेश, संसदीय प्रणाली, जितने भी हमने ऊपर देखे थे। फिर इसके बाद आता है इंदिरा नेहरू गांधी मामला, ये किससे चुनावी मामला के नाम से विख्यात है, 1975 में। इसमें मूलभूत ढांचे में बताया था क्या क्या आएगा, तो भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य है, ये होगा। और व्यक्ति की परिस्थिति एवं अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता तथा आस्था एवं धर्म की स्वतंत्रता, कानून की सरकार लोगों की सरकार नहीं, ठीक है, कानून की सरकार होगी लोगों की सरकार नहीं, अर्थात कानून का शासन। और न्यायिक समीक्षा, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव जो लोकतंत्र में अंतर्निहित है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई थी मुकदमे में। फिर तीसरा, मिनर्वा मिल्स मामले में 1980 में यही चीज़ें घोषित की गई कि संसद की संवैधानिक संशोधन की सीमित शक्ति, न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, नीति सिद्धांतों के बीच सौहार्द और संतुलन, जो हमने पढ़ लिए थे ना, अब बता दिया है कि कैसे कैसे किस किस मामले में बोला गया था। तो सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड मामला, इसमें बोला गया था न्याय तक प्रभावी पहुंच होनी चाहिए, ये भी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है। फिर भीम सिंह जी का मामला, भीम सिंह जी मामला, इसमें कल्याणकारी राज्य के बारे में बोला गया था। SP संपत कुमार मामला, कानून का शासन, न्यायिक समीक्षा। फिर P संभा मूर्ति मामला, कानून का शासन और न्यायिक समीक्षा, इन दोनों में बोला गया। लेकिन अभी इसमें ना आप सोचोगे सारा याद करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। बस जो ऊपर के 3 हमने मामले पढ़े थे, 3-4 मामले, उनके बस याद कर लेना, बस मामले वो याद कर लेना, और बाकी ये तो आपको तो याद ही करना पड़ेगा जो तत्व हैं।
इन्हीं से प्रश्न पूछा जाएगा। और ये आपको, आप एक सिविल सर्वेंट बन रहे हो तो आपको ये ज़रूरी भी है, आपको याद रहे। मामला याद रहे इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। अब फिर बाद में अनुच्छेद 32, 136, 141 और 142 ये हमने देख ली थी। कानून का शासन देख लिया, न्यायपालिका की स्वतंत्रता देख ली, फिर स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव देख लिया, संप्रभु लोकतंत्रात्मक गणतंत्र गणराज्यात्मक ढांचा, गणतंत्रात्मक ढांचा, फिर समानता का सिद्धांत, भारत की एकता और अखंडता, बम्बई मामला। इस वक्त जो मेन है ना इंपॉर्टेंट मामले उनको देख लेना, ये जैसे बम्बई मामला, संघवाद, धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र, राष्ट्र की एकता, अखंडता, सामाजिक न्याय, न्यायिक समीक्षा, फिर उच्च न्यायालय के अनुच्छेद 226 और 27 के अंतर्गत शक्तियाँ, समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली, फिर लोकतंत्र, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव, फिर समानता का अधिकार भी इसी के अंदर आता है, कानून का शासन पहले भी देख लिया था, और शक्तियों का बंटवारा, मौलिक अधिकारों के आधारभूत सिद्धांत, न्यायिक समीक्षा, समानता का अधिकार, समानता का सिद्धांत। फिर इसके बाद आ गया अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ, और फिर व्यक्ति की स्वतंत्रता एवं गरिमा, न्यायिक समीक्षा, अनुच्छेद 226, 27 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियाँ। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ये चैप्टर हो गया ख़त्म। इसमें सारे बता रखे हैं कौन कौन से मामले आए थे। शंकरी प्रसाद, शंकर, गोलकनाथ, केशव, ये तो वही थे जो मैंने आपको बताया था। सबसे पहले शंकर भगवान आए, फिर गोलकनाथ, विष्णु भगवान, फिर केशव नाम से केशव, विष्णु भगवान आ गए, फिर इंदिरा नेहरू गांधी बनाम राजनारायण, पूरा वाद दे दिया है। फिर मिनरवा मिल्स, ये ना कुछ ऐसे हैं जो आपको मुझवानी याद होने चाहिए, ये 5 समझे, मिनरवा मिल्स तक। ये और ये हर बच्चों को याद रहते हैं, जो भी सर्विस सर्वेंट की तैयारी कर रहा है या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ये 5 हमेशा पता होते हैं हर किसी को, तो आपको भी ये ध्यान रखने हैं। अगर एक रखना है तो ये भी रख सकते हो आप, वामन राव बनाम भारतीय संघ। फिर ये सारे दे रखे हैं, इसे आप देख लेना। तो अब हमारा आ जाता है भाग 2, लेकिन इसे हम अगली वीडियो में तय करेंगे। और आपको अच्छा लगे तो करना, जो भी सब्सक्राइब वगैरह होता है, और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब वगैरह कर देना। और क्या बोलूँ, चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, बने रहना मेरे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।